30 जनवरी 1925 फ्लोyd कोलिंस एक केरोसिन लंठन लेकर यूएसए के केंटाकी स्टेट में एक केप में घुसते हैं। केप का नाम था सैंड केप। फ्लोyd अपने जैकेट को खोल के केप के बाहर रखकर 5 फुट के एंट्रेंस में घुस जाता है। जैसे जैसे वो केप के अंदर जा रहा था, केप और भी डार्क एंड नैरो हो रहा था। ऊपर से केप के चारों तरफ नुकीले पत्थर से भरा पड़ा था। फ्लोyd अब धीरे धीरे अपने घुटनों में आ चुका था। वो अपने लंठन को जलाता है जिससे उसको थोड़ी सी रोशनी मिल सके, जिसके मदद से वो रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। अब वो पहुंच चुका था लगभग 100 फीट अंदर टर्नअराउंड रूम के पास, बिल्कुल अकेला। ये एक ऐसी जगह थी जहां पर कोई एक्सपीरियंस केवार भी आने से पहले एक बार जरूर सोचता था, और बहुत सारे केवार तो इसको देख कर ही धूम दबा के भाग जाते थे, क्योंकि इसके आगे जाने का मतलब था उन लोगों को पार करना पड़ेगा द स्क्वीज। इसके एंट्रेंस का साइज था सिर्फ 9 इंच, मतलब लगभग एक ईंट जैसा हाइट। इसको पार करते हुए फ्लोyd को बहुत तकलीफ भी हो रहा था। ऊपर से नुकीले पत्थर और भी मुश्किल पैदा कर रहा था, और जैसे तैसे अपने सांसों को अटक के इसको पार करते हुए थोड़ी सी बड़ी स्पेस में आ चुका था। इसके बॉडी पे इधर उधर छोटा मोटा काट भी लग चुका था। इसके बाद उसको लगभग 10 फीट नीचे उतरना पड़ेगा। फ्लोyd सिंपली रस्सी को लेकर एक पत्थर में अच्छे से बांध देता है एंड वो रस्सी को पकड़ के धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। ये काम थोड़ा सा आसान था। एनीवे, फ्लोyd अब सेफली नीचे उतर चुका था, जो कि इस केप का एंडिंग था, जहाँ पे ही फ्लोyd का मेन काम था। इस जगह पे इस एंडिंग में उसका काम ही क्या था? वेल, टू फाइंड अ न्यू ओपनिंग। इस जगह के दूसरे साइड जाने का रास्ता बहुत ही स्मॉल था, इसलिए उस जगह को पार करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। आखिर उस पर क्या था जिसके लिए फ्लोyd इतना ज्यादा मेहनत कर रहा था? इस जगह के दूसरे साइड था एक बड़ा लाइमस्टोन से बना प्रिस्टीन व्हाइट क्रिस्टल्स का एक खूबसूरत सा चेम्बर, जहाँ पे पहुंचने के लिए फ्लोyd महीनों से पत्थरों को निकल रहा था, जो कि धीरे धीरे अब उसका डेली रूटीन बन चुका था। फ्लोyd हर दिन की तरह काम को खत्म करके स्क्वीजी एरिया को पार कर रहा था। दूसरे दिनों के कंपेयर में फ्लोyd आज कुछ ज्यादा ही टाइम काम करता है, क्योंकि इसको आज कैसे भी करके दूसरे साइड पहुंचना था। ज्यादा टाइम काम करने के वजह से अब उसका लंठन भी डीम हो रहा था, और वो जगह इतना ज्यादा टाइट था कि वो मुश्किल से अपने हाथ पैरों को यूज कर पा रहा था। फ्लोyd बेसिकली अपने पैरों की मदद से रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद उसके सामने जो लंठन रखा हुआ था वो गलती से अपने हाथों में लग के गिर के टूट जाता है, जिससे पूरे केप में एक गहरा अंधेरा छा जाता है। फिर भी फ्लोyd बिल्कुल ही शांत रहा। इतना खराब सिचुएशन में भी वो बिल्कुल पैनिक में न आकर केप के सरफेस में हाथों के मदद से नेविगेट करते हुए आगे बढ़ रहा था, जिसमें उसको कुछ ज्यादा परेशानी नहीं हुई। पहले वो इससे भी खराब सिचुएशन देख चुका था। वो अपने पैरों की मदद से सीलिंग में जोर लगा के आगे बढ़ रहा था, बट आगे बढ़ते टाइम वो गलती से एक लूज पत्थर में पैर मार देता है, जिससे लगभग 12 केजी का एक पत्थर उसके एक पैर में गिर जाता है। वो अपने दूसरे पैर की मदद से पत्थर को हटाने का बहुत कोशिश करता है, बट 12 केजी का एक पत्थर को इतना टाइट पेस में हटाना बहुत मुश्किल था, जहाँ पे वो अपने बॉडी को ठीक ठाक मूव भी नहीं कर पा रहा था। पत्थर हटाना तो दूर की बात, ऊपर से केप के सीलिंग में इतना बड़ा गैप हो जाने की वजह से सीलिंग भी चटक जाता है, जिससे और भी छोटा छोटा पत्थर और मिट्टी फ्लोyd के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसका हिलना भी अब बहुत मुश्किल हो चुका था। ऊपर से वो जितना भी खुद को निकालने की कोशिश करता, और भी पत्थर आके उसके ऊपर गिरने लगता। फ्लोyd अब थोड़ा सा पैनिक में आ चुका था। इतना पत्थरों के वेट से उसके बॉडी अब धीरे धीरे दबने लगा था। अब फ्लोyd को मदद की पुकार लगाने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचा था। फ्लोyd अब पूरी तरीके से फंस चुका था, ट्रैप हो चुका था। तो यहाँ से ही शुरू होता है फ्लोyd कोलिंस की सर्वाइव की कहानी। तो ये है मोस्ट हॉरिफाइंग सैंड केप की कहानी। 20 जनवरी 1887 अमेरिका की केंटाकी स्टेट में एक छोटा सा गांव के अंदर जन्म होता है विलियम फ्लोyd कोलिंस की। फ्लोyd 6 साल के उम्र से ही अलग अलग केप्स में एक्सप्लोर करने लगा था। फ्लोyd जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसका केप एक्सप्लोर करने का नशा अब धीरे धीरे एक डेली रूटीन में बदल चुका था। फ्लोyd केप के अंदर जाकर घंटों एक्सप्लोर करता, कभी कभी तो वो पूरी दिन एक्सप्लोर करता। फ्लोyd अपने इस नशा को अपने एक हॉबी में बदलना चाहता था, इसलिए फ्लोyd इन्वॉल्व हो चुका था केंटाकी केप वार्स में। ये केप वार को थोड़ी सी एक्सप्लेन किया जाए तो ये है ह्यूज नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड केप, मॉमोथ केप्स,
जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट केव सिस्टम है, जिसके ऊपर था एक छोटा सा शहर जिसका नाम था केव सिटी। इस जगह पे बहुत सारे केव था, जो कि बहुत सारे लोगों के प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर भी था। इस जगह पे बहुत ज्यादा केव होने के वजह से इस जगह का मिट्टी उतना ज्यादा उपजाऊ नहीं था, जिससे वो अलग से फार्मिंग कर सके। तो इस जगह का मेन सोर्स ऑफ इनकम पूरी तरीके से केव टूरिज्म बेस्ड था। बट इस जगह का मेन प्रॉब्लम था टूरिस्ट कम और बहुत ज्यादा केव होना, जिसके वजह से इनके बीच एक कॉम्पिटिशन बढ़ने लगा। जैसे कि मानो यहाँ पे एक जंग ही छिड़ चुका था। साल 1917 फ्रॉइड अपने फादर के फार्म हाउस पर एक केव डिस्कवर करता है, जिसका वो जोर शोर से एडवर्टाइजमेंट करने लगता है। बट लैक ऑफ टूरिज्म के वजह से उसको कुछ ज्यादा अर्निंग नहीं होता, क्योंकि ये जगह मेन रोड से बहुत ही दूर है और ट्रांसपोर्ट का भी कुछ ज्यादा सुविधा नहीं था। इसलिए ये केव बिल्कुल बुरी तरीके से फेल हो जाता है। बाद में फ्रॉइड हाईवे के पास दूसरे के एक प्रॉपर्टी में एक केव ढूंढ निकलता है, जिसमें फ्रॉइड और लैंड ओनर के बीच प्रॉफिट का 50-50 स्प्लिट करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इस केव में एक बहुत ही खूबसूरत जिप्सम क्रिस्टल से बना एक बड़ा सा चेम्बर था, जो कि बाकी केव्स के मुकाबले बहुत अलग एंड सुंदर था और हाईवे के पास भी था। बट इस क्रिस्टल चेम्बर में पहुंचने का रास्ता बहुत ही पतला था, इसलिए फ्रॉइड इसका रास्ता बनाने के लिए महीनों तक दिन के 10-10, 12-12 घंटे तक काम करने लगा, फुल्ली डेडिकेशन के साथ। तो 30 जनवरी 1925 एक ऐसा ही दिन था। फ्रॉइड हर दिन की तरह आज भी केव में घुसता है। आज फ्रॉइड का इतना दिनों की मेहनत खत्म होने वाला था। फ्रॉइड कुछ घंटे ज्यादा मेहनत करके फाइनली वो क्रिस्टल चेम्बर में पहुंच चुका था। फ्रॉइड इसके लिए बहुत खुश था। आज बाहर जाकर सबको इसके बारे में बताने वाला था। इसके लिए वो बहुत एक्साइटेड भी था। तभी कुछ देर बाद फ्रॉइड का लंठन डिम होने लगता है एंड कुछ देर आगे बढ़ने के बाद उसका लंठन भी गिर के टूट जाता है एंड उसके पैर में एक बड़ा सा पत्थर गिर जाता है। अब छोटे छोटे पत्थरों से उसके बॉडी पूरी तरीके से दब चुका था। वो अब 60 फीट के गहराई में एब्सोल्यूट डार्कनेस में बुरी तरीके से ट्रैप हो चुका था। वो घंटों मदद के लिए पुकारने लगा। इतना थक जाने की वजह से वो कुछ देर केव में सो भी जाता था, फिर वो उठकर वापस चिल्लाने लगता। ऐसे करके एब्सोल्यूट डार्कनेस में 23 घंटा बीत चुका था। ऐसे करके फ्रॉइड 30 जनवरी के रात बिता देता है। नेक्स्ट डे फ्रॉइड को ढूंढते हुए केव का ओनर बी डोयल एंड उसका 17 साल का एक बेटा जोएल केव के सामने आता है, जहाँ पे वो नोटिस करता है फ्रॉइड का कोट अभी भी बाहर टंगा हुआ है। ये देख के उनको थोड़ा सा शक होता है, इसलिए जोएल केव के अंदर टर्न अराउंड रूम के पास जाकर फ्रॉइड को जोर जोर से पुकारने लगता, जिससे स्क्वीज एरिया से फ्रॉइड का जोर जोर से चिल्लाने का साउंड आता है। जोएल को और अंदर स्क्वीज एरिया में जाने का साहस नहीं होता, इसलिए वो लौट जाता है। जल्द ही फ्रॉइड के ब्रदर होमर को कॉल करके सारी सिचुएशन बताया गया। ये न्यूज आसपास के एरिया एंड केव सिटी के पूरे एरिया में आग की तरह फैलने लगा। जल्द ही ये चीज एक लोकल न्यूज से नेशनल न्यूज सेंसेशन बन चुका था। इसके आगे कोई केव के अंदर इतना बुरी तरीके से नहीं फंसा था, इसलिए सब लोग इसका रेस्क्यू ऑपरेशन देखना चाहता था। हुमर केव के पास आकर देखता है यहाँ पे लोकल्स एंड न्यूज चैनल्स का बिल्कुल भीड़ लगा पड़ा था। 2-3 लोग अंदर घुसने का ट्राई भी किया, बट इतना तंग रास्तों को देख के वो लोग अंदर जा ही नहीं पाया। हुमर सब लोगों को साइड में करके अपने भाई को रेस्क्यू करने के लिए केव में घुस जाता है। केव का नुकीले पत्थर से वो इंजर्ड भी हो रहा था। वो अब पहुंच चुका था स्क्वीजी एरिया पे, जहाँ पे वो बिना सोचे एंटर कर जाता है। वो सेम फ्लॉइड की तरह एक रस्सी के मदद से नीचे उतरने लगता है और उसको अब क्लियरली फ्लॉइड का सर विजिबल हो रहा था। हुमर अब नीचे उतर चुका था फ्लॉइड के पास। इधर सिचुएशन और भी बुरा था। तो फ्लॉइड यहाँ था और पत्थर उसके पैर में ऐसे गिरा हुआ था और उसके ऊपर और भी मिट्टी गिरने के लिए रेडी था। क्योंकि ये ओपनिंग बिल्कुल वर्टिकल एंड बहुत छोटा था, इसलिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन था। फीट फास्ट, इसमें होमर पहले पैरों को नीचे करके आया था, जिससे वो फ्लॉइड को सिर्फ देख ही पा रहा था, वो उसको टच भी नहीं कर पा रहा था। हेड फास्ट, इसमें होमर अगर सर को पहले लाए इससे एक्सेस तो मिलेगा, बट ये अपसाइड डाउन पोजीशन में रहकर होमर को 90 केजी से भी ज्यादा पत्थरों को निकलना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल होने वाला था और इसके लिए जगह भी बहुत छोटा था। बट सबसे पहले फ्लॉइड को कुछ खाने के लिए दिया गया। होमर फ्लॉइड को पहले तो एक बोतल भर के कॉफी पिला देता है, जिससे उसका बॉडी थोड़ा सा गर्म रह सके। इसके साथ कुछ सैंडविच भी खिला देता है। इसके बाद होमर एक पुराना कैन लेकर आसपास के पत्थरों को निकालने लगता है। होमर हाथों की मदद से फ्लॉइड के साइड के पत्थर निकलने लगता है।
जैसे जैसे वो पत्थरों को निकलने लगते, ऊपर से और भी पत्थर आकर उसका घंटों का मेहनत बेकार कर जाता था। होमर जितना कर सकता था वो सब कुछ किया। इतनी सी जगह पे बहुत धूल मिट्टी के वजह से होमर का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ देर बाद वो भी एग्जॉस्ट हो जाता है। थक हार कर वो भी केव के बाहर निकल के आ जाता है। उसके पूरे हाथों में छाले पड़ चुके थे। इधर बाहर 200 से ज्यादा लोग आ चुका था फ्लॉयड के रेस्क्यू ऑपरेशन देखने के लिए। बाहर एकदम भीड़ ही लग चुका था और कोई कोई तो बाहर बैठ के ड्रिंक भी कर रहा था। कोई कोई तो बहुत आसानी से फ्लॉयड को रेस्क्यू करने का दावा कर रहे थे, बट अंदर जाने का किसी में दम नहीं था। होमर सभी को इग्नोर करके छोटा सा टेंट के अंदर बैठ जाता है। बहुत सारे रिपोर्टर इंटरव्यू लेने के लिए होमर के पास में भीड़ लगाता है। सभी लोग फ्लॉयड के सिचुएशन के बारे में जानना चाहता था। इस बीच 6-7 लोग केव के अंदर जाने का ट्राई भी करता, बट इतना छोटा होल देख के डर के वापस चला आता। बहुत सारे लोग फ्लॉयड को बचाने का बेहुदा आइडिया भी देने लगा, जैसे कि डायनामाइट यूज करना, लेग काट करना, गैस टॉर्च के मदद से पत्थर को काटना और भी बहुत कुछ। इसको लेके उनके भी झगड़ा भी होने लगा। इससे होमर भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। तो इधर पे एक रिपोर्टर विलियम मिलर भी था, जो कि होमर का इंटरव्यू लेना चाहते थे, बट होमर बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू दे दे के अब फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। वो अब इंटरव्यू देना ही नहीं चाहता था, फिर भी वो उनके क्वेश्चंस का आंसर कर रहे थे। जब मिलर होमर का इंटरव्यू ले रहे थे, तभी होमर गुस्से में आकर बोलता है, लिसन, यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन, व्हाई डिड नॉट यू गो एंड टेक ए लुक योरसेल्फ। होमर बातों को मान भी जाता है और अब वो केव के अंदर जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुका था। मिलर टर्न अराउंड चेम्बर के पास पहुंचता है। इतना छोटा होल देख के वो भी हेजिटेट कर रहा था, बट अब उसके इज्जत का सवाल था, इसलिए वो स्क्वीज एरिया में घुस जाता है। मिलर अब पहुंच चुका था फ्लॉयड के पास, जहाँ पे जाकर क्या करता है पता है? वो इतना डेंजरस सिचुएशन में भी फ्लॉयड का इंटरव्यू ले रहा था और इधर फ्लॉयड बिल्कुल इंटरव्यू देने का मूड में नहीं था। दर्द में वो चिल्ला रहा था, हेल्प करने को बोल रहा था। फिर भी मिलर जैसे जैसे करके इंटरव्यू लेने के बाद निकल आता है। मिलर अब सेकंड व्यक्ति बन चुका था जो कि इजीली फ्लॉयड के पास जा सकता था। होमर को इसका ही इतना देर से तलाश था, जो कि होमर को हेल्प कर सके। मिलर हेल्प करने के लिए एग्री भी हो जाता है। इधर केव के अंदर का सिचुएशन बिगड़ने लगता है। केव के ऊपर बाहर के साइड इतना तादाद में जो क्राउड था, वो सभी ठंड के वजह से जगह जगह पर बहुत ज्यादा बॉनफायर जलाने लगा। ये ना सोचे कि इससे केव के अंदर क्या नुकसान होगी। इससे केव के अंदर आइस मेल्ट होके फ्लोर में पानी जम रहा था। पानी अब फ्लॉयड के पास भी जाने लगा था। फ्लॉयड अब बिल्कुल पानी में सोया हुआ था, जिससे उसको और भी तकलीफ होने लगता है और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। इधर मिलर को जो न्यूज एंड इंटरव्यू मिला था, वो सब कुछ जाके एक न्यूज़पेपर में छाप देता है, जो कि अब एक नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज बन चुका था। देश भर में लोग घंटों रेडियो के पास बैठा रहता केस के अपडेट जानने के लिए। न्यूज़पेपर का सेल भी अब 3 गुना बढ़ चुका था। सभी लोग जानना चाहते थे फ्लॉयड कोलिंस को कब बाहर निकाला जाएगा। इसका न्यूज अमेरिका में आग की तरह फैलने लगा था। इस बीच एक तीसरा व्यक्ति भी मिल चुका था, रॉबर्ट बर्टन नाम के ये शख्स, जो कि एक फायर फाइटर था। फ्लॉयड को रेस्क्यू करने का तरकीब के बारे में सोचा गया, जिसमें फाइनली पुलिस सिस्टम फिट करने का डिसीजन लिया गया। इसलिए रॉबर्ट भी अब फ्लॉयड के पास पहुंच चुका था। फ्लॉयड को यहाँ पे अब ठंड लगने लगा था। रॉबर्ट फ्लॉयड को एक बेल्ट की जैकेट देता है, साथ ही कुछ खाना, कॉफी और एक पेन किलर भी देता है, जिससे रस्सी को खींचते टाइम पैर में इतना बड़ा पत्थर से पैर छिल भी जाए तो कम दर्द हो। बट यहाँ पे अब एक प्रॉब्लम थी। असल में ये केव था सैंड केव। ये केव का ज्यादातर हिस्सा मिट्टी से बना हुआ है, इसलिए पुलिस को एंकल में फिट करना बहुत मुश्किल था। रस्सी को थोड़ा सा खींचते ही पुली वॉल से निकल जाता था, इसलिए अब बड़ा एंकल फिट करके पुली को लगाया गया। अब पुली ठीक ठाक काम कर रहा था। अब तीनों रॉबर्ट, मिलर एंड होमर रस्सी को खींचता है। बाहर और भी 3 लोग थे। अब होने वाला था केव वर्सेस 6 लोगों की लड़ाई। इसमें जीतने वाले को मिलने वाला था फ्लॉयड कोलिंस। फाइनली केव वर्सेस मैन के इस लड़ाई में जीत होता है केव की, क्योंकि फ्लॉयड अटका हुआ था बिल्कुल इस तरह से और रस्सी को खींचा जा रहा था इस तरीके से। फ्लॉयड का शरीर बार बार सीलिंग में अटक रहा था, जिसका इतना तनाव की वजह से उसका बॉडी सीलिंग में कॉम्प्रेस हो रहा था, जिससे फ्लॉयड को बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, जिससे वो दर्द के मारे चिल्लाने लगा। उसके शरीर के जैसे 2 हिस्से होने वाले थे,
इसलिए वो 6 लोग बिल्कुल बुरी तरीके से फेल हो चुका था। थक हार कर मिलर अपने काम में वापस लौट जाता है एंड फ्रॉयड को लेकर एक डिटेल में आर्टिकल लिखता है। क्योंकि मिलर फ्रॉयड के पास बहुत देर गुजर चुका था, सो केस के सभी डिटेल्स के बारे में मिलर को अच्छे से पता था। सो बहुत कम टाइम पे मिलर का ये आर्टिकल लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हो चुका था। फ्रॉयड अब एक मोस्ट पॉपुलर नेशनल न्यूज बन चुका था। फ्रॉयड को यहाँ अटके हुए 100 घंटे से भी ज्यादा टाइम बीत चुका था। मिलर अपने काम को खत्म करके आकर देखता है केव के अंदर कोई लाइट सेट कर चुका था। मिलर एक लाइट को लेकर फ्रॉयड के बिल्कुल पास में बॉडी में रख देता है, जिससे लाइट की मदद से फ्रॉयड का बॉडी थोड़ा गर्म रह सके, और उसको एक बोतल भर के कॉफी भी पिला देता है। मिलर बहुत देर तक उस पत्थरों को हटाता रहा। मिलर बहुत देर काम करने की वजह से अब थक चुका था। मिलर बाहर आते टाइम फ्रॉयड को बोलता है, बाहर बहुत सारे लोग तुम्हारे बारे में जान चुके हैं, वो सभी लोग तुम्हारे लिए दुआ भी कर रहा है। तुम सभी के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो। इतना सारे लोग फ्रॉयड को बचाने का कोशिश कर रहा है देख के फ्रॉयड बोलता है, I believe I would go to heaven. I can feel that. I am to taken out alive and with my both feet. I keep thinking what would happen if the rock above me would fall. It caused me to stutter. I keep thinking to drive my mind something else. But it was not much use. I could not do much to help those who came to help me. But I know that a lot of people were willing to do all in their power. It gave me courage. Tuesday morning, I thought to myself, 4 days down here and no near freedom then. I was on the first day. How will it end? I will get out. I could not think of it. I have faced death before. It did not frighten me. But it is so long. Tell them I am not going to give up. Tell them I am going to fight and to be patient and never forget them. फ्रॉयड का ये मैसेज पूरी देश में फैलने लगा। सभी लोग मंदिर एंड चर्च में जा जाकर फ्रॉयड को लेकर प्रे करने लगा। बल्कि प्रेसिडेंट कैल्विन कूलेज भी इसमें इंटरेस्ट दिखाने लगा। फ्रॉयड कोलिंस का इंसिडेंट अब 3rd लॉन्गेस्ट नॉन पॉलिटिकल स्टोरी बन चुकी थी बिटवीन वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2। एकदम से बहुत सारे लोग केप सिटी में आने लगा फ्रॉयड का रेस्क्यू ऑपरेशन देखने के लिए। इस जगह का पॉपुलेशन अब 690 से बढ़कर 10,000 हो चुका था। केप के आसपास 4,500 से भी ज्यादा व्हीकल लग चुका था। भीड़ इतना ज्यादा था कि सारे होटल भी अब बुक हो चुका था और सारे रेस्टोरेंट्स में तो खाना कम पड़ चुका था। आसपास के लोग $10 में अपने घर में सोने को दे रहे थे। कोई तो बाथटब में भी सोने को दे रहे थे। इधर मिलर एक जैक का यूज करके पत्थर को उठाने का कोशिश करने लगा, बट इससे भी कुछ खास काम नहीं हुआ। इधर बाहर में आ चुका था हेनरी कारमाइकल, जो कि केंटाकी रॉक एस्फाल्ट कंपनी का सुपरिटेंडेंट था। इसको गवर्नमेंट के तरफ से फ्रॉयड को रेस्क्यू करने को भेजा गया था। इसके साथ कुछ रेस्क्यूअर के टीम और कुछ मिलिट्री लोग भी आया हुआ था। वो लोग सबसे पहले आकर केप को अच्छे से जांच पड़ताल करता है, जिससे उनको एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चलता है। केप धीरे धीरे टूट रहा है। हाँ, केप टूट रहा है। बाहर इतना सारे लोगों के मूवमेंट से केप में दरारें आ रही है और रात में बॉनफायर की वजह से केप का बर्फ तेजी से पिघल रहा था, जो कि फ्लॉयड के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। फ्लॉयड ठंड के मारे कांपने लगा था और इधर कारमाइकल इस रेस्क्यू टेक्निक से बिल्कुल खुश नहीं थे। सबसे पहले सभी लोगों को केप के ऊपर से हटाया गया, जिसमें होमर भी कुछ मदद करता है। इस टीम का एक मेंबर केसी जोन्स केप के अंदर घुसता है। अंदर केप का हालत बहुत ही बुरा था। केप के सीलिंग से अब छोटे छोटे पत्थर गिरने लगा था। केसी बहुत ब्रेव था। ये सब कुछ देखने के बाद भी वो केप के और भी अंदर जाने लगा। टर्न अराउंड रूम में पहुंचते ही और भी तेजी से पत्थर गिरने लगा। तभी केसी को फ्लॉयड के पुकारने का साउंड सुनाई देने लगा, बट केसी अब बाहर जाना चाह रहे थे। फ्लॉयड को प्यास लग रहा है बोल के वो और भी जोर से चिल्लाने लगा। इसलिए केसी नीचे उतर के फ्लॉयड को कॉफी पिलाने लगता है। तभी फ्लॉयड सर घुमा के कॉफी पीने से ही इनकार कर देता है। केसी अब बहुत अच्छे से समझ चुका था आखिर इधर पे चल क्या रहा है, आखिर फ्लॉयड क्या चाह रहा था। फ्लॉयड 5 दिन से यहाँ पे ट्रैप था, इसलिए वो अच्छे से समझ चुका था वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए वो यहाँ पे अकेला ट्रैप होकर रहना नहीं चाहता था। इसलिए वो केसी को बुला रहा था जिससे वो यहाँ पे ट्रैप हो जाए। केसी इस बात को रियलाइज करके वो जल्दी से वापस निकलने लगता है। पत्थरों का गिरना और भी तेज होने लगता है। एक आध पत्थर केसी के पैर में भी गिरा था। किसी तरह वो बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। उसके बाहर निकलते ही केप गिरने लगता है। अब रेस्क्यूअर्स के साथ साथ हजारों लोग एक साथ केप को गिरते हुए देखते हैं। अब उन लोगों के पास सिर्फ 2 ही तरीका बचा हुआ था। फ्लॉयड को केप में ही छोड़ देना, मतलब हार मान लेना। नंबर 2, ऊपर से डायरेक्ट खोद के
फ्लोइड के पास पहुंचना। ऑब्वियसली सेकेंड तरीके को चुना गया। फ्लोइड को बाहर निकलना अब एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बन चुका था। अब इस ऑपरेशन में कारमाइकल के साथ साथ फॉर्मर ब्रिगेडियर जनरल हेनरी डेनहार्ट भी शामिल हो चुका था उस टाइम के हाईटेक मशीन एंड इंजीनियर्स के साथ। बट हाईटेक मशीनरी से भी यहाँ पे कुछ खास काम नहीं बना, इसलिए सिंपली मशीन पावर को छोड़ के मैन पावर में फोकस किया गया। कारमाइकल एक एक्सपीरियंस पर्सन था जिसके द्वारा एक सिंपल कैलकुलेशन किया गया। मैन पावर के मदद से 55 फीट नीचे खोदनी थी, तो टोटल 75 लोग थे और वो लोग हर घंटे 2 फीट खोद सकते थे। तो इन्हें टोटल 55 फीट खोदनी थी, जिसमें उनको अप्रोक्स 30 आवर लगने वाले थे। तो सभी का सवाल ये था कि फ्लोइड इतना देर क्या जिंदा रह सकेगा? वेल यस, फ्लोइड एब्सोल्युटली इतना देर जिंदा रह सकता है। पहले 4 लोगों का एक ग्रुप खोदना स्टार्ट करता है। मिट्टी बहुत सॉफ्ट था, इसलिए जल्दी जल्दी काम होने लगा। बट वो लोग जितना डीप जाने लगे, शाफ्ट और भी पतला होने लगा, इसलिए मुश्किल से 2 लोग काम कर पा रहे थे फुल स्पीड में। ये था रेस अगेंस्ट टाइम की एक लड़ाई। इसमें उनको हर हालत में जीतना था। कारमाइकल और भी कई सारे लोगों को इन दोनों के पीछे लगा दिए थे। जैसे ही दोनों में से कोई स्लो होता, फटक से उन दोनों को निकल के दूसरे को भेजा जाता। इंटरेस्टिंगली केव के बाहर विजिटर्स और भी बढ़ चुके थे। फ्लोइड इतना सब कुछ देखता तो अपने आंखों में विश्वास ही नहीं कर पाता। और लिटरली बताओ तो यहाँ पे सब कुछ चल रहा था। प्यारिस, फूड स्टॉल, फैमिली और चर्च के लोग तो यहाँ पे ग्रुप बना के पिकनिक कर रहे थे। आसपास के दारू बनाने वाले लोग दारू बेच रहे थे और कुछ लोग तो अलग अलग ड्रग्स भी बेच रहे थे। और इधर पे एक ब्लडी जगलर भी था जो कि करतब दिखा रहा था। इन सब को शॉर्ट में बोलूं तो इधर जैसे एक पूरा मेला बैठा हुआ था। इंटरेस्टिंगली इधर जितने भी लोग थे उनमें से 90% लोगों को ये इंसिडेंट का फुल डिटेल्स के बारे में पता ही नहीं था। सभी लोग न्यूज़पेपर पढ़ के या रेडियो में सुन के इधर पे आया था। तो इसके वजह से यहाँ पे अलग अलग र्यूमर स्प्रेड होने लगा। I heard they did not even want to rescue him at all। दूसरा कहता है I heard they all are doing for publicity। धीरे धीरे र्यूमर और भी बुरी तरीके से फैलने लगता है। I heard Floyd went into cave and someone murdered him। I heard Floyd did not even trap in there। मैंने सुना है फ्लॉयड रात में बाहर आता है और दिन में वापस चला जाता है। I think they holding food and water from him so he dies। Whole thing is fraud। और कुछ लोग तो एक ग्रुप बनाकर टेलीग्राफ ऑफिस में जाता है एंड वो रियल फ्लॉयड होने का दावा करता है और उसके माँ को भी एक टेलीग्राफ भेजता है जो कि कुछ सालों पहले ही गुजर चुका था। इधर सारे वर्कर्स अपने फुल पोटेंशियल में काम कर रहा था, बट बीच में एक पत्थर आने की वजह से काम बहुत ही स्लो हो चुका था, जिसके वजह से उनको एस्टिमेटेड टाइम से भी बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था। बट सवाल ये था कि फ्लॉयड जिंदा है कि नहीं कैसे पता चलेगा? वेल इसके लिए भी एक जुगाड़ था। आपको वो बल्ब याद है जो कि फ्लॉयड के बॉडी में लगा हुआ था, जिसको पावर दिया जा रहा था कॉपर वायर की मदद से। जैसे ही फ्लॉयड सांस लेता या थोड़ा सा हिलता, कॉपर वायर में एक फ्लक्चुएशन होता जो वायर के थ्रू ट्रैवल करके कुछ इंजीनियर के द्वारा लगाया गया एम्पलीफायर में उसका रीडिंग मिलता। यही फ्लॉयड का जिंदा रहने का सबूत था। जहाँ पे एस्टिमेटेड टाइम 30 आवर्स लगाया गया था, बट इधर पे 144 आवर बीत जाने के बाद भी अभी तक सिर्फ 44 फीट ही खोदा गया था। और तभी पूरी एरिया में बादल छा जाता है और जोर शोर से बारिश भी आ जाता है। देखते ही देखते वो गड्ढा कुछ ही मिनटों में पानी से भर जाता है और रात में ठंड के वजह से बर्फ बन जाता है, जिसको निकलने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। और बार बार बारिश होने की वजह से होल के वॉल भी बहुत कमजोर हो रहा था, किसी भी वक्त गिर सकता था। हर पल वो लोग एक न्यू चैलेंज फेस कर रहा था, फिर भी वो लोग लगा रहा। अब तक फ्लॉयड को फंसे हुए 15 दिन हो चुका था। ज्यादातर लोग होप छोड़ चुके थे। लोगों में वो एक्साइटमेंट भी अब जा चुका था। न्यूज चैनल भी और दूसरे न्यूज में इंटरेस्ट दिखाने लगा। विजिटर्स भी धीरे धीरे अब सिटी को छोड़ जाने लगे और उनका फाइनल होप वो बल्ब भी अब खराब हो चुका था, जिससे उनको रीडिंग मिलना भी पूरी तरीके से बंद हो चुका था। और भी 51 आवर के बाद 16 फरवरी 1:30 में सैंड केव को फिर से ओपन किया जाता है। 55 फीट की होल को खोदा जा चुका था। फ्लॉयड इस केव में 17 दिन तक अटका था, 12 दिन बिना खाने के और 12 दिन बिना पानी के। और वो बल्ब जिससे उसको थोड़ी सी गर्मी मिल रही थी और वो भी बंद हो चुका था 4 दिन पहले। इसमें कोई कैसे सरवाइव कर सकता था? सभी लोग अब साइलेंट हो चुका था। हुमर टॉर्च जला के फ्लॉयड की तरफ देखता है तो फ्लॉयड का मुंह खुला हुआ था और उसका सोने का दांत चमक रहा था। बट फ्लॉयड अब नहीं रहा। फ्लॉयड वाज डेड। डॉक्टर्स के मुताबिक वो 3 दिन पहले ही मर चुका था। जिस दिन वो बल्ब खराब हो चुका था
उसके दूसरे दिन ही फ्लॉयड मर चुका था। अगर वो लोग 3 दिन पहले पहुंचता तो फ्लॉयड शायद से बच भी सकता था। सो वो होल का हालत बिल्कुल खराब हो चुका था। होल के वॉल से पत्थर टूटने लगा था। इस हालत में होल के अंदर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। इसीलिए अथॉरिटी के ऑर्डर पे बॉडी को वहीं पर ही छोड़ के होल को फिल कर दिया जाता है और दूसरे दिन अपने घर में फ्लॉयड का फ्यूनरल रखा जाता है। लेकिन अब तक सारे विजिटर्स जा चुके थे। लेकिन रुको, यहाँ से ये स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग होने वाला है। वो जो सैंडकेप का ओनर बी दोएल के बारे में स्टार्टिंग में बताया था ना, वो हाईवे में एंड सैंडकेप के बाहर एक बोर्ड लगा देता है जिसमें लिखा हुआ था फ्लॉयड डेड बॉडी राइड दिस वे, कॉमन विजिटर्स टेक ए लुक ओनली 50 सेंट पर विजिटर्स। वो फ्लॉयड के डेड बॉडी को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया था। मतलब हरामी बंदी का एक सीमा होता है यार। और तो और केंटाकी अथॉरिटी बहुत सारे रेस्क्यूअर को अपने काम का पैसा देने से ही इनकार कर देता है। इधर होमर को फ्लॉयड के बॉडी बाहर निकलने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, इसलिए वो स्टेज में जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन के डिटेल स्टोरी बताकर डोनेशन जमा कर रहा था, सिर्फ अपने भाई को बाहर लाने के लिए। I kept thinking Floyd lying in the mud, where he had suffered beyond our power to imagine. I would never have peace of mind if he remained there. साल 1926 में विलियम मिलर को अपने अच्छे रिपोर्टिंग के लिए पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया जाता है। कई महीने बाद होमर वो पैसा जुटा लेता है। 17 अप्रैल 1925 होमर और 7 लोगों का एक टीम जमीन खोदना स्टार्ट करता है और वो लोग सिर्फ एक वीक में ही काम खत्म कर देता है। इस बार होमर फ्लॉयड के पैरों के पास खोदता है, जिससे वो जाके इजीली फ्लॉयड के पैर से वो पत्थर हटा देता है एंड बॉडी को बाहर निकल के फ्रेश एयर में लेटा देता है। कुछ दिन बाद 26 अप्रैल 1925 को अपने फैमिली ग्रेवयार्ड में अपने माँ के पास फ्लॉयड को दफना दिया जाता है। और यहाँ से स्टोरी अब और भी इंटरेस्टिंग मोड़ लेने लगता है। 1927 2 साल बाद कॉलिंस के फैमिली जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा था, तभी एक डेंटिस्ट डॉक्टर हेनरी बी थॉमस आके उसके प्रॉपर्टी को खरीदने का ऑफर रखता है $10,000 में। होमर इस प्रॉपर्टी को बेचना नहीं चाहता था, बट पैसों के तंगी के चलते फ्लॉयड के फादर ली कॉलिंस इस प्रॉपर्टी को बेच देता है, जो कि थोड़ा सा अल्कोहल से भी एडिक्ट था। लेकिन इसके साथ थॉमस का और भी एक एग्रीमेंट था, एवरीथिंग टू दिस प्रॉपर्टी बिलोंग टू थॉमस। मतलब इस लैंड का सभी चीजें थॉमस की होने वाली थी, जिस एग्रीमेंट में ली कॉलिंस बिना सोचे समझे ही साइन कर देता है। इसके बाद थॉमस फ्लॉयड के बॉडी को निकल के एक ग्लास के कॉफिन में शोकेस के लिए रख देता है, जिसको मेनली टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए यूज किया जा रहा था। थॉमस का ये आइडिया अच्छे से काम कर जाता है। लोग दूर दूर से फ्लॉयड के बॉडी को देखने के लिए आने लगा। फ्लॉयड के बॉडी को ऐसे मिसयूज होते देख के फ्लॉयड का फैमिली मेंबर्स कोर्ट पे केस कर देता है, बट इस एग्रीमेंट के वजह से वो लोग केस में हार जाता है। ऐसे करके फ्लॉयड का बॉडी 2 सालों तक मिसयूज होता है। बट एक रात 19 मार्च 1929 में थॉमस के केब में 2 लोग आके फ्लॉयड के बॉडी को चुरा के चला जाता है। कुछ दिनों तक ढूंढने के बाद फ्लॉयड का बॉडी एक झाड़ी में पड़ा हुआ मिला, लेकिन फ्लॉयड के वो पैर जिसके वजह से वो केफ में अटका हुआ था, वो कोई काट के लेकर चला जाता है। बेसिकली वो पैर चोरी हो चुका था, बट वो दोनों चोर कौन था वो आज तक एक मिस्ट्री है। उस टाइम केप इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन था, तो हो सकता है इनमें से किसी ने पैर को चुरा के अपने केप में एज ए शोपीस रखने वाले थे, बट इसका कुछ प्रूफ नहीं है। और हो सकता है फ्लॉयड को अपने कॉलिंस फैमिली में से कोई चुराया था, बट फिर से इसका कोई प्रूफ नहीं है। बेचारा फ्लॉयड लोगों के लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाते बनाते खुद ही एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका था। एक बार बॉडी चोरी होने के बाद बॉडी को ग्लास के कॉफिन से बाहर निकल के मेटल के कॉफिन में रखकर चेन से बांध दिया जाता है। ऐसे ही बहुत सालों तक फ्लॉयड इस कॉफिन में कैद रहता है। बाद में साल 1989 में मोहम्मद केप नेशनल पार्क के द्वारा फ्लॉयड के केप को और आसपास के सारी जमीन को खरीद लिया जाता है, जिसके बाद इस केप को विजिटर्स के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है और केप के एंट्रेंस पर स्टील गेट लगा दिया जाता है। कॉलिंस फैमिली के बहुत रिक्वेस्ट के बाद फाइनली फ्लॉयड के बॉडी को निकाल के मोहम्मद केप बैप्टिस्ट चर्च सिमेट्री में दफना दिया जाता है। 64 साल बाद फाइनली फ्लॉयड को शांति मिली। तो ये है आज का फुल स्टोरी। सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिवर फ्लॉयड कॉलिंस का कहानी यहाँ पे ही खत्म होती है, जो कि आज तक सबके दिलों में जिंदा है। सो आप लोग कमेंट में जरूर बताना ये स्टोरी वर्थ इट था या नहीं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया है तो डेफिनेटली ये वीडियो भी पसंद आएगा, जिसमें जॉन एडवर्ड जोन्स नाम का एक बंदा मजाक मस्ती में एक केप के अंदर जाकर फ्लॉयड कॉलिंस की तरह केप में फंस जाता है। 27 घंटे तक